हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है। शुरू करते खबरों का सिलसिला। जन चौपाल कार्यक्रम की सफलता के बाद पीएम की वर्चुअल रैली का दूसरा दौर आज फिर रखा गया है, जिसमें एक साथ लाखों लोगों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का संवाद होगा, जो इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के लिए फायदेमंद हो सकता है। मोदी पूरे देश से बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में इसके प्रसारण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी 403 विधानसभाओं में विशेष आयोजन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का उद्बोधन सुनेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे होगा और सभी 403 विधानसभाओं में प्रधानमंत्री सीधा संवाद करेंगे। हर सीट के किसी एक स्थान पर 500 से 1000 की संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग LED वैन स्क्रीन के जरिए पीएम का संवाद सुनेंगे। कार्यक्रम को सुनने सभी मध्य प्रदेश सभी MP, MLA, MLC और उम्मीदवारों को कहा गया है। कार्यक्रम का प्रसारण फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अकाउंट के माध्यम से भी होगा। बढ़ते आगे भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर OBC ST/SC कल्याण समिति की आज बैठक है और विधानसभा में कल्याण समिति की बैठक होगी। विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम की मौजूदगी में यह बैठक होगी और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर OBC ST/SC कल्याण समिति की आज बैठक है और विधानसभा में ये कल्याण समिति की बैठक होगी। विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम की मौजूदगी में ये बैठक होगी और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक अहम बैठक है आज और दोपहर 12 बजे मंत्री अधिकारियों से चर्चा करेंगे। केंद्रीय बजट समेत कई मुद्दों पर यह चर्चा होगी। तो शाम को 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है और सीएम हाउस में विधायक दल की यह बैठक होगी। तो भोपाल में ही आज सीएम शिवराज भी बैठक करने जा रहे हैं। 12 बजे मंत्री और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय बजट समेत कई मुद्दों पर यह चर्चा होगी। तो शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की भी बैठक है। बढ़ते आगे और बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब धीरे धीरे कम होने लगा है। छत्तीसगढ़ में जहां एक समय संक्रमण दर 16 के पार पहुंच गई थी, तो अब 6.82% पर आ गई। इधर रायपुर की बात करें तो इसी तरह के आंकड़े दिख रहे हैं। रायपुर की संक्रमण दर अब 26 से गिरकर 8.29% पर आ गई है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में 3,241 नए मरीज मिले हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा 24 घंटे में 16 है। वहीं 5,600 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस इस वक्त 21,162 है और रायपुर की बात करें तो 5,950 जांच में 493 नए मरीज मिले, जबकि 15 दिन पहले औसतन इतने ही जांच में 2200 नए मरीज मिले थे। यानी एक सप्ताह में ही संक्रमण दर 3.5 गुना कम हो गया है। तो रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 3,899 है, लेकिन अस्पतालों में 274 लोग ही एडमिट हैं। बच्चे लोग होम आइसोलेशन में स्वस्थ हो रहे हैं। रायपुर CMHO का कहना है कि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन लोगों को मास्क लगाने के साथ वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। तो संक्रमण दर काफी कम हो चुकी है छत्तीसगढ़ में और जिसके चलते विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसके बाद भी मास्क लगाना जरूरी होगा। बीते 24 घंटे की बात करें तो 3,241 मरीज मिले हैं, जिनमें 5600 मरीज ठीक भी हुए हैं और 16 मरीज की मौत हुई है। संक्रमण कम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों ने वैक्सीनेशन किया हम लोगों ने, और लोगों ने भी इसमें साथ दिया। जो बच गए हैं
जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो प्लीज़ वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन ही लगा है इसलिए तीसरी लहर बहुत हल्की आई। इधर मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट भी आपको बता दें। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6,243 कोरोना के मरीज मिले हैं और अब तक 9,73,744 संक्रमित पाए गए हैं। तो कल 6 मरीजों की मौत भी हुई है। अब तक 10,624 संक्रमितों की कुल मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कल 10,552 मरीज डिस्चार्ज भी किए हैं और अब तक 9,06,876 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 56,294 है। तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 6,243 मरीज मिले हैं और 10,552 ठीक हुए हैं। 6 की मौत हुई। तो संक्रमण की दर भी कम हुई है और साथ ही मौतों का आंकड़ा भी थोड़ा कुछ कम हुआ है मध्य प्रदेश में। 24 घंटे में 6,243 मरीज मिले हैं, तो वहीं 10,552 मरीज ठीक भी हुए, यानी ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पूरी स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार कम हुई है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक लेकर स्कूलों को खोलने के लिए कहा। 50% क्षमता के साथ मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया गया है और काफ़ी राहत की बात है कि मध्य प्रदेश में भी मरीजों की संख्या अब कम हो रही है। चलिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ आज खास घटनाक्रम होंगे, इससे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रिया पांडे रायपुर से और नीलम गुरवे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि संक्रमण को लेकर काफी कंट्रोल में सारी स्थिति नजर आ रही है, और आज क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे? बिल्कुल, अगर संक्रमण की सबसे पहले बात की जाए राहुल, तो प्रदेश में अब लगातार मामले घटने लगे हैं और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 3,000 के आसपास ही जो है वो आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें राहुल, तो 3,241 नए मरीज जो है वो कोरोना के सामने आए हैं और ये अब आंकड़े धीरे धीरे सिमटने लगे। लेकिन एक जो चिंता की बात इस वक्त है वो ये है कि लगातार फिर से मोर्टेलिटी रेट वो फिर से बढ़ने लगा है। मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर एक बार फिर से इंक्रीज हो रहा है और ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि हमने देखा कि जब पीक पे था, जब केसेस की संख्या ज्यादा थी, तब भी मरने वालों की संख्या कम थी। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि संक्रमण कहीं ना कहीं उतार की ओर है, मामले जो है वो कम हो रहे हैं, उसके बावजूद मरने वालों की संख्या ज्यादा आ रही है। बीते 24 घंटे में 16 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है और इन सब में ज्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का कोई डोज नहीं लगवाया है या उनको कोई न कोई अन्य बीमारियां भी हैं। तो अभी भी लोगों को जरूरी है कि वो ये जाने कि वैक्सीन फिलहाल बहुत जरूरी है और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इसके अलावा अगर राजनीतिक घटनाओं की बात कही जाए राहुल, तो आज पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा जैसे तमाम बड़े पदाधिकारी जो हैं बीजेपी के, वो पत्रकार वार्ता करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के धान खरीदी से संबंधित और कल जो बजट पेश किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, उससे संबंधित और अनेक जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पूर्व IPS GP सिंह आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। शाम 4 बजे के आसपास उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और अभी उनका न्यायिक रिमांड चल रहा था। लगातार पुलिस उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी बहुत बड़ा जो है सुराग पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाया है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक बहुत कुछ जो जवाब जिस तरीके से पुलिस चाह रही थी वैसी कोई स्थिति नहीं बन पाई है। आज 4 बजे फिर से वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। तो तमाम हलचल थे राहुल आज दिन भर के लिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से राहुल गांधी के आने की तैयारियां चल रही है उसे लेकर भी आज एक बड़ी बैठक है, जिसके संदर्भ में हम अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हमारी सहयोगी नीलम गुरवे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है। नीलम, जानना चाहेंगे क्योंकि आज PM का उद्बोधन है, जाहिर सी बात है CM और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी इस उद्बोधन को सुनेंगे। क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ आज खास होगा?
जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आज दिन भर बैठकों का दौर चलने वाला है। तमाम बैठकें यहाँ पर आज होने वाली है। अगर हम पीएम के उद्बोधन की बात करें तो सुबह 11 बजे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का जो संबोधन होने वाला है उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। इसके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी बड़ी बैठकों की बात करें तो आरक्षण को लेकर के जो है एक बड़ी बैठक यहाँ पर आज होने वाली है। सरकारी नौकरी में पदोन्नति पर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, पर प्रदेश में आज इसे लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करेंगे। दोपहर 11 बजे से ये बैठक होगी जिसमें मध्य प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। वन मंत्री विजय शाह, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार समेत कई महत्वपूर्ण मंत्री जो है यहाँ पर शामिल होंगे। और सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जो कुछ बिंदु है उस पर चर्चा की जा सकती है और कोई अहम फैसला सरकार की ओर से लिया जा सकता है। इसके अलावा मंत्रालय में भी एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। आम बजट में मध्य प्रदेश को क्या मिला है, इसका फायदा जनता तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, तमाम बिंदुओं पर समीक्षा बैठक लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें तमाम मंत्रियों समेत आला अधिकारी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से मंत्रालय में बैठक शुरू होगी जो कि शाम के 4 बजे तक चलेगी। इसके अलावा शाम को बीजेपी की विधायक दल की भी बैठक आज होने वाली है जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। आने वाला मध्य प्रदेश का जो बजट है उसके बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि मध्य प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश के बजट में क्या दिया जा सकता है, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिन पर विकास की जरूरत है, जिन पर बजट बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कई तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चाएं की जाएगी विधायक दल की बैठक में। तो कई महत्वपूर्ण बैठकें मध्य प्रदेश में आज होने जा रही है। इसके अलावा ओबीसी एसटी कल्याण समिति की भी बैठक होगी जिसमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम शामिल होंगे और इन वर्गों के कल्याण के लिए क्या काम किया गया है, क्या हो सकता है, उस पर चर्चा की जाएगी। तो आज कई बड़ी बैठकें मध्य प्रदेश में होने जा रही है। तो ये अच्छी बात है, संक्रमण की दर भी काफी कम हो चुकी है और इस दौरान तमाम राजनीतिक सरगर्मियों से हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर अहम बैठक की जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला और शहर अध्यक्ष, मोर्चा और संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, सचिव चंदन यादव, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। तो बैठक में कार्यक्रम को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 3 तारीख को राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं और इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। राहुल गांधी अपने 1 दिवसीय दौरे में राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वो नया रायपुर में बनने वाले सेवाग्राम और अमर जवान ज्योति का शिलान्यास भी करेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी युवा मितान क्लब के लोगों, भूमि श्रमिक किसान, तेंदुपत्ता संग्राहकों और गांधीवादी विचारकों के साथ लंच करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी दोपहर 12:10 पर रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक शामिल होंगे। 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है और उसी संदर्भ में मोहन मरकाम जी की अध्यक्षता में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी बैठक हुई। छत्तीसगढ़ में अब मकान बनाने के बाद भी पार्किंग ना बनाना महंगा पड़ेगा। 5000 वर्ग फुट या इससे ज्यादा जमीन पर बने मकान में पार्किंग नहीं होने पर 1 कार के लिए 50,000, 2 कार के लिए 1 लाख और 2 से ज्यादा कार होने पर 2 लाख रुपए एक मुश्त शुल्क लिया जाएगा। भूपेश कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि नगर निगम और उसके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में 30% की जगह 10% की छूट में बढ़ोतरी करते हुए 40% किए जाने का फैसला लिया गया है और इस क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर अब 4 से 5% तक किए जाने का भी फैसला लिया गया है। ये छूट और बढ़ोतरी 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी और कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को दूसरी संतान बेटी होने पर मां को 5,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। वहीं ओबीसी नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे जो कि प्रीमियम दर के 10% दर और 1% भू फाटक की दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
जो औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक है, इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाता है। पहले SC/ST के लिए प्रावधान रखे गए थे, अब इसमें पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई हो तो उसमें जितना स्पेस एक कार रखने के लिए होता है तो उतने स्पेस का एक कार के लिए 50,000 और 2 कार के लिए 1 लाख और उससे अधिक के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया है। रजिस्ट्री में 30% तक का छूट देने का प्रावधान था, उसको 31 मार्च तक के लिए 40% तक छूट देने का प्रावधान किया गया है। यदि दूसरे बच्चे के उसमें बालिका का जन्म होता है तो उसको 5,000 रुपया एक मुश्त देने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना चौथा बजट पेश किया। कुल 39,44,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया तो गांव, गरीब और किसान के लिए भी बड़े ऐलान किए। लेकिन मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करते हुए मिडिल क्लास को जरूर मायूस किया है। This budget seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer the economy over Amritkal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. ये नए भारत के निर्माण का बजट है। 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को समाहित करते हुए 25 साल का ब्लूप्रिंट बनाने का ये बजट प्रस्तुत हुआ। ये बजट अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है। संसद के अंदर करीब 1.5 घंटे के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे जोर देकर कहा तो संसद के बाहर भी बीजेपी नेता इसे दोहराते नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी ने बजट को लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील बनाया, नए अवसर बनाए। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना काल में पटरी से उतरी देश की अर्थव्यवस्था और महंगाई के मोर्चे पर बेदम आम जनता की उम्मीदों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार क्या वाकई खरा उतर पाए? क्योंकि ना तो टैक्स स्लैब बदला, ना ही कोरोना से जुड़ी कोई रियायत है। वैसे यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए सबको उम्मीद जरूर थी कि मोदी सरकार बड़ी सौगातें देगी, मगर वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करते हुए जहां सैलरीड क्लास को निराश किया है तो डिजिटल एसेट में निवेश पर 30% का भारी भरकम टैक्स भी लगाया है। हालांकि 2 साल पुराने टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा जरूर दी गई है। नौकरी पेशा लोगों को भी बजट से निराशा ही हाथ लगी है। वहीं विपक्ष भी बजट को निराशाजनक करार दे रहा है। ये तो दिशाहीन बजट है। सब लोग सोच रहे थे किसानों को कुछ मिलेगा, मजदूरों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है। ना नौजवानों के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए है, ना किसानों के लिए। बजट में कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है। बजट में है क्या? पीछे थोड़ा कौन सी राहत दी है साधारण व्यक्ति को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। लगातार चौथी बार बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने युवाओं और किसानों को साधने की कोशिश जरूर की। बजट में अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां देने का प्रावधान है तो किसानों की नाराजगी दूर करने MSP की 2,37,000 करोड़ राशि सीधे किसानों के खाते में देने की बात कही गई है। इसके अलावा गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती, किसान ड्रोन, नेचुरल फार्मिंग, लैंड डिजिटलाइजेशन को प्रमोशन देने की बात भी कही गई। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ने से किसानों को निराशा जरूर हाथ लगी होगी, मगर वित्त मंत्री ने दूर दराज के इलाकों में विकास योजनाओं का खाका जरूर खींचा है। इसके तहत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की। इसके लिए बजट में 20,000 करोड़ का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य भी रखा है, जबकि MSME को मजबूत करने अगले 5 साल में 6,000 करोड़ दिए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के लिए कई सुविधाएं देने का ऐलान किया। 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना की शुरुआत, LIC का IPO जल्द होगा, RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, 5G मोबाइल सेवा शुरू होगी, 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे,
3 करोड़ 8 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। वित्त मंत्री ने नेशनल पेंशन योजना में बदलाव करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 14% तक की राहत देने की घोषणा की। वहीं डिफेंस सेक्टर के लिए इस बार 25% बजट बढ़ाया गया है। पीएमई विद्या का 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल करने की घोषणा की गई, जबकि व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। जाहिर तौर पर कोरोना काल में हर सेक्टर को बूस्टर डोज देना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अब सवाल ये है कि क्या मौजूदा हालात को देखते हुए हम इसे परफेक्ट बजट कह सकते हैं, और अगर बजट में कमियां हैं तो वो आखिर क्या है, अगर कसर रह गई है तो वो क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। CII छत्तीसगढ़ के चेयरमैन और श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप गोयल ने भी आम बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बजट में उद्योगों की रफ्तार को और बढ़ाने की कोशिश की गई है और उम्मीद है कि बढ़ेगी। Bold and pro-growth oriented budget that we've seen today. Government's decision proposal to invest 7.5 trillion rupee, which is a sharp increase of 35% on the capital outlay of last year, is a very welcome move by the government of India. This has a multiplier effect, so it's not only going to benefit the industry but also public at large. We've for the first time seen a government so much focused on driving technology as a part of economic growth. We've seen government extending tax exemption to startups. We've heard the announcement of RBI coming up with digital currency. We've heard 75 digital banks being opened up, which will facilitate online transactions. Also, there are no surprise taxes, no corporate taxes, no income taxes. Continuation of policies of last year, which were good for the economy. All of this overall is going to realize the dream of Indian government to reach a 5 trillion economy. सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।